नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, एसएससी सीनियर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हम लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 प्री का। विद्यार्थियों, अगर निकलना है बाकी परीक्षार्थियों से आगे और बनना है अनुवादक, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। परीक्षा के सामान्य रुझान से हटकर था 2023 का प्री का पेपर। यही कारण है कि हम करेंगे डिटेल एनालिसिस और बताएंगे आपको कि आपकी तैयारी को किस मुकाम पर और किस तरह से कर सकते हैं आप कंप्लीट, साथ ही दे सकते हैं अपने सपनों को साकार रूप। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, चित्त पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है पसंद आना, वश में करना, मर जाना या अक्ल काम न आना। विद्यार्थियों, राइट ऑप्शन है पसंद आना, यानी चित्त पर चढ़ना किसी को पसंद आने के बराबर होता है। आप कहते भी हैं कि ये तो आपके चित्त पर चढ़ गया, यानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 को। लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर आपको लिंग की दृष्टि ध्यान रखनी है। पहले में है पत्रिका दिल्ली से निकलती है, दूसरा है रात्रि में यहाँ की कांति देखते ही बनती है, तीसरा है सब्जी में हींग पड़ी है और चौथा है आपका कृपा से सभी काम बन गया। यानी आपकी कृपा, यानी आपको विद्यार्थियों याद रखना है, आपको अशुद्ध देखना है, शुद्ध नहीं देखना है। और यहाँ पर गलती विद्यार्थी करते हैं। आप जब भी पेपर आपका आता है, आपको करेक्ट देखना है या नॉन करेक्ट देखना है, उसको अंडरलाइन करिएगा और फिर उसी हिसाब से अपने प्रश्न को ऑप्शंस को एलिमिनेट करिएगा। क्योंकि आपका कृपा नहीं होता, आपकी कृपा होता है, इसीलिए यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन की दृष्टि से 4th ऑप्शन इज द राइट, क्योंकि उसमें पूछा है अशुद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य सुनिए, यानी आपको शुद्ध वाक्य चुनना है विद्यार्थियों, और एक वचन की दृष्टि से जो शुद्ध है वही आपको राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1, माँ कई सी साड़ियाँ लाई, यानी आपको एक वचन नहीं है, वो कई साड़ियाँ लाई है, इसलिए गलत हो गया। सभी गलियों में लोग घूम रहे हैं, तो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए एक वचन की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। लताओं में फूल लगे हैं, बहुत सारी लताएं हैं, इसलिए एक वचन नहीं है। नंबर 4 इज द राइट। यह नदी बहुत लंबी है, नदी एक वचन है, एक ही नदी है, इसीलिए यहाँ पर थर्ड प्रश्न का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है विद्यार्थियों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित वाक्य में ध्यानपूर्वक पढ़ें और चिन्हित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखकर मुहावरा पूर्ण करें। यानी आपको जो चिन्हित शब्द है, अंडरलाइन शब्द है, उसकी जगह पर आपको राइट मुहावरे का जो वर्ड है वो लिखना है। मजबूरी में तो गधे को भी पड़ोसी बनाना पड़ता है विद्यार्थियों। मुहावरा करेक्ट जो होता है वो इस प्रकार होता है, मजबूरी में भी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ना कि पड़ोसी। यही कारण है कि चौथे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है करेक्ट। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है, यानी विद्यार्थियों एक वाक्य कोई है जो अशुद्ध है और उसमें अशुद्धि है स्त्रीलिंग की। अब देखते हैं ऑप्शंस को। मस्तिष्क सोचने और समझने का कार्य करती है नहीं, मस्तिष्क हमेशा करता है, पुल्लिंग है विद्यार्थियों। यही कारण है कि यही ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन हो जाता है क्वेश्चन की दृष्टि से सही, पर है सेंटेंस गलत और क्वेश्चन में पूछा है गलत। यही कारण है कि हमने ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दिया है पहले से ही। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को विद्यार्थियों। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ है, यानी आवाज उठा रहे हो आप किस चीज़ के लिए, यानी किसी न किसी का विरोध कर रहे होंगे आप, तभी तो आवाज़ उठाते हो। किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। यही कारण है विद्यार्थियों, पहला ऑप्शन डांटना, गुस्सा करना, विरोध करना और जोर से बोलने में ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है, विरोध करना। आवाज़ उठाना यानी विरोध करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इस नाटक का अभिनय होने चाहिए, यानी होने चाहिए वर्ड गलत है भाषा की दृष्टि से, इस नाटक का अभिनय होना चाहिए। तो इस तरह से भाषा की अशुद्धि है, यहाँ पर होने नहीं होता, होना चाहिए लिखा हुआ होना चाहिए। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर 1 इज द इनकरेक्ट है और वही हमारा ऑप्शन की दृष्टि से सही है। यही कारण है कि 7वें में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिल्व का पर्यायवाची नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अधिकतर ये कोई प्रश्न विद्यार्थी गलत करके आते हैं। बिल्व का पर्यायवाची नहीं है।
अब विद्यार्थी क्या सोचता है, जैसे ही बिल्लू का पर्यायवाची देखेगा वो नहीं को नहीं पढ़ता है और सीधा ठोक देता है 3 में से कोई एक। विद्यार्थियों, गलती नहीं करनी है। जब भी आपको नहीं आता है या करेक्ट नहीं है, ऐसे वाक्यों को अंडरलाइन करके चलिएगा और उसमें देखिएगा कि आपको कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा, इसलिए आप पेन से तो अंडरलाइन कर नहीं सकते, आपको मन मस्तिष्क में अंडरलाइन करना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है विद्यार्थियों। यही कारण है कि ऐसी गलतियाँ अधिकतर होती हैं परीक्षार्थियों से और वो क्षम्य है। आपको आपका एक प्रश्न मेरिट से बाहर कर सकता है विद्यार्थियों। क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप पे प्रेशर आएगा तो ऐसी गलतियां आप करने लगते हो, तो ये गलतियां नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो दिक। दिक जो है बिल्लू का पर्यायवाची नहीं होता है, बिल्लू के पर्यायवाची होते हैं लतर, बेल और सिरफल। लतर, बेल और सिरफल बिल्लू के पर्यायवाची होते हैं। यही कारण है क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शन इज द राइट, जो कि गलत है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चिन्हित शब्द के स्थान पर उचित शब्द लिखकर मुहावरा पूर्ण करें। यानी आपको याद करने होंगे सारे मुहावरे, क्योंकि वो क्या करता है, मुहावरे का अर्थ ना पूछकर चिन्हित शब्द की जगह पर आपको मुहावरा याद नहीं होगा तो आप उसका अर्थ भी नहीं कर पाएंगे। यही कारण है यहाँ पर शेर को देखते ही मेरा तो खून पीला हो गया। खून पीला नहीं होता है, शेर को देखते ही खून ठंडा होता है विद्यार्थियों। यही कारण है बहुत सारे विद्यार्थी इसमें करके आए थे लाल, लेकिन लाल नहीं करना है। शेर को देखते ही मेरा खून लाल हो गया, लाल तो होता ही है खून, इसीलिए उबल भी नहीं है, मेरा खून उबल गया। क्योंकि शेर को देखते ही तो आपसे जब ताकतवर प्राणी सामने आता है तो आप ठंडे होते हो, ना कि आप में उबाल आता है। उबाल कब आएगा, जब सामने कमज़ोर होता है, तब आपका खून खौलता है। लेकिन सामने जब ताकतवर प्राणी को आप देखते हो तो आप ठंडे पड़ते हो। यही कारण है कि इस मुहावरे में शेर को देखते ही मेरा तो खून ठंडा हो गया, ये करेक्ट मुहावरा है। ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य देखना है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। वो अशुद्ध है इसीलिए करेक्ट है। हमें सदैव यातायात के नियमों का पालन कर लेना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, होना चाहिए, कर लेना चाहिए नहीं है, इसीलिए क्रिया की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन 1 इज द राइट, जो कि अशुद्ध वाक्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11, विद्यार्थियों, एक वचन की दृष्टि से निम्न में से किस वाक्य में अशुद्धि है। तो एक वचन की दृष्टि से आपको अशुद्धि लेना है। पहला ऑप्शन है गंगा पवित्र नदी मानी जाती है, कोई अशुद्धि नहीं है। रामविलास जी ने प्रेमचंद पर अच्छी पुस्तक लिखी है, बहुत बढ़िया, कोई अशुद्धि नहीं है। भूख से गरीब व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए। अब यहाँ पर देखिए, प्राण पखेरु उड़ गए गरीब व्यक्ति के। विद्यार्थियों, प्राण पखेरु बहुत सारे नहीं होते, प्राण एक ही होता है। यही कारण है कि यहाँ पर उड़ गए, बहुत सारे प्राण नहीं उड़े हैं। यही कारण है कि ऑप्शन 3 में गलती है और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये प्रश्न गलत हुआ था। ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, तो आपको ध्यान लगा करके देखिएगा कि कौन से वचन की अशुद्धि कौन से वे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्राण नहीं है, प्राण एक ही था, इसलिए प्राण पखेरु उड़ गया। और गया होना, उड़ गए नहीं होगा। यही कारण है कि एक वचन की दृष्टि से यहाँ पर अशुद्ध है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 12 को। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है। यानी आपको छांटना है स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि वाला ऑप्शन, जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही नाखून तेजी से बढ़ती है, बढ़ते हैं, बढ़ती है नहीं है, नाखून तेजी से बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर वचन संबंधी स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है। यही कारण है ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। बाकी में ऑप्शंस में ठीक है। बौखलाहट कम होती जा रही है, बिल्कुल जा रही है। बौखलाहट में स्त्रीलिंग है। बैठक समाप्त हो गई, बैठक भी स्त्रीलिंग में आती है। बोतल टूट गई, बिल्कुल सही है। केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही नाखून तेजी से बढ़ती नहीं है, बढ़ते हैं या बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, वो पुल्लिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 13, म्याऊं का ठौर पकड़ना। विद्यार्थियों, ऐसे जो मुहावरे होते हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उपयुक्त मुहावरा निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। आपको अर्थ नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछ लिया है परिस्थिति। तो किस परिस्थिति में आप इस मुहावरे का यूज करेंगे, म्याऊं का ठौर पकड़ना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट। तुम लोग लाभ में तो भाग लेना चाहते हो, लेकिन जब म्याऊं का ठौर पकड़ना होता है तब पीछे हट जाते हो। यानी जब प्रॉफिट होता है तो आप सब साथ होते हो, और जब नुकसान होता है या कोई कठिन समस्या आती है
म्याऊं का ठौर पकड़ना मतलब बहुत कठिन काम करना, इस अर्थ में आता है विद्यार्थियों। यही कारण है कि ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 को। वह रंगमंच राजधानी है जिस पर नाट्य सदैव चलते रहते हैं, वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम किस विकल्प में दिया गया है। यहाँ पर एक वाक्य दिया है विद्यार्थियों और उसका क्रम बदल दिया गया है, यानी जब आप उसे पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ होता हुआ दिखता है। आपसे पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो जब हम ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं तो ऑप्शन 3 इज द राइट विद्यार्थियों। राजधानी वह रंगमंच है जिस पर सदैव नाट्य चलते रहते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और इसीलिए ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 15, यानी ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है ओले पड़ना विपत्ति आने के बराबर है। हम कहते हैं कि आज ओले पड़ गए, इसके तो ओले पड़ गए मतलब विपत्ति आ गई। पराजित होना नहीं होता है, मौसम खराब होना होता ही नहीं है, बुरी तरह मरना भी नहीं होता है, इसीलिए विपत्ति आना इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्यार्थियों पूछा गया है शुद्ध, इसीलिए आपको ढूंढना है शुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, देरी क्यों हुई, तो देरी नहीं होती है, देरी वर्ड जो है वो गलत हो गया है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो गया। और ऑप्शन 3 में क्या है, तेरे को कोई वर्ड होता नहीं है हिंदी में, तुझे होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तुमको इतनी देरी क्यों हुई, यहाँ भी देरी वर्ड आ गया और इसीलिए ये भी गलत हो गया। एलिमिनेट मेथड से अगर आप कई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद्यार्थी तो जल्दी ही करेक्ट आंसर तक आप पहुँच सकते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 को। उड़नछू होना मुहावरे का अर्थ है, उड़नछू होना मतलब गायब हो जाना। ये आपको पता ही है, उड़नछू हो गया मतलब मर जाना बिल्कुल नहीं होता, एकदम क्रोधित हो जाना ये भी नहीं है, अफवाह फैलाना भी नहीं है। उड़नछू मतलब गायब हो जाना। ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। अब विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयुक्त स्त्रीलिंग शब्द शुद्ध है, यानी आपको स्त्रीलिंग का शब्द देखना है और जो शुद्ध हो वो देखना है। पहले ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है कि ये गलत है क्योंकि इस कविता की रचयिता रमा जी हैं। रचयिता होता है, रचयिता नहीं होता, उसमें अशुद्धि है। और तीसरे में देखते हैं श्रीमती गीता इस कार्यक्रम की संयोजक है, संयोजिका होता है और यह बहुत आज्ञाकारी छात्रा है, आज्ञाकारिणी छात्रा है। यह बहुत आज्ञाकारिणी छात्रा, बहुत नहीं होता, यह आज्ञाकारिणी छात्रा है वर्ड आएगा। तो तुम मेरी अनुजा हो, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना होता है, चारों ऑप्शंस को बिना पढ़े आप ऐसे प्रश्न हल नहीं करिएगा। देखिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शंस आता है, यानी जो गलत होता जाता है उसको एलिमिनेट करते जाइए और राइट आंसर तक पहुंचते जाइए। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यानी आपको देखना है विद्यार्थियों निश्चयवाचक सर्वनाम। हम हमारी सीरीज के अंतर्गत आपको इस तरह की पूरी ग्रामर को कराने वाले विद्यार्थियों, जिससे आपके इस तरह के प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो। तो ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 19, यानी आपको अशुद्धि देखनी है। ऑप्शन 3 में अशुद्धि है, सिंह गुफा में घुस गया, उस हमने खुद देखा है, उसे हमने खुद देखा है। तो इस तरह विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 का 3 ऑप्शन गलत है, जो कि क्वेश्चन की दृष्टि से बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि पूछा है अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 विद्यार्थियों, दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए, यानी आपको शब्द दिया है उत्थान और विद्यार्थियों उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, यानी प्रमोशन, यानी किसी तरह से आपका उत्थान हो गया। और गिरना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसका उन्नत भी नहीं होता, उत्थान का समानार्थी शब्द हो जाता है, नीचा होता ही नहीं है, इसलिए उत्थान का होगा पतन। ऑप्शन 4 इज द राइट क्वेश्चन नंबर 20। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती करते हो आप कि आप नहीं वर्ड को नहीं पढ़ते हो और सीधा इंद्र का पर्यायवाची देखते ही आप मार देते हो सुरपति या देवराज या सुरेश। आप इनमें से कोई एक पहला देखा सुरपति और लगा दिया टिक मार्क, सुरपति ही है पक्का इंद्र का पर्यायवाची। आपने नहीं देखा है कि उसने नहीं पूछा है, यानी 3 तो होंगे राइट और 1 होगा रॉन्ग और वही आपका ऑप्शन होगा राइट। ऑप्शन 3 है रतिपति इंद्र का पर्यायवाची नहीं है विद्यार्थियों, इसीलिए
आपको रतिपति होता है, विष्णु को कहते हैं, और इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा है जो सुरपति, देवराज और सुरेश होता है, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 21। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है? आपसे पूछी है स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि, ध्यान रखिएगा, आपसे अशुद्धि पूछी है, शुद्धि नहीं पूछी है। तो इसमें ऑप्शन 4 इज द राइट, जिसमें अशुद्धि है तिल से तेल निकलती है। तिल से तेल निकलता है होता है विद्यार्थियों, तेल निकलती कभी नहीं है। बाकी ऑप्शंस राइट हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न वाक्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें उचित क्रम में रखें। यानी ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको एक सेंटेंस है जिसको तोड़ करके 4 ऑप्शंस रख दिए हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से आपको लगाना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वही है, आप सब्जेक्ट को ढूंढिए। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, यानी अचानक जाने उन्हें क्या सूझा। दूसरा है यूं तो महाशय दीनदयाल एक छोटे से गांव में रहते थे। तो जब भी कोई आप सेंटेंस दोगे तो शुरुआत तो ऐसे ही करोगे कि यूं तो महाशय दीनदयाल एक छोटे से गांव में रहते थे। फिर उनके बाद आएगा आपका 4th नंबर का लेकिन एक दिन की बात है। फिर आएगा आपका अचानक उन्हें क्या सूझा, शहर जाने की जिद कर बैठे। तो लिंक घटनाओं के आधार पर देखिए कि कौन सी घटना पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। और इस तरह के प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको धैर्य और समझ का परिचय इस प्रकार के प्रश्नों में देना होता है विद्यार्थियों। और वो मेडल स्कॉलर पर अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप में मुझे विश्वास है उतनी समझ है, उतना ज्ञान है, क्योंकि आप सही का चुनाव करना जानते हो। यही कारण है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर सही राइट प्लेटफॉर्म को जब आपने चूज कर लिया है तो आप प्रश्न को भी सही करने की बिल्कुल अपने आपके काबिलियत रखते हैं, और यही कारण है कि आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 23। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह कौन सा होगा? विद्यार्थियों याद रखिए, विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक में, और कारक आपको याद होंगे। मैं रिपीट कराता हूं आपको। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन है। और अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न बनेगा ही बनेगा। एग्जाम 2024 में कारक पर प्रश्न आता ही आता है। कोई भी अग्नि का एग्जाम हो, कारक विभक्ति चिन्ह की गलती से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। विद्यार्थियों, एक और सूचना आपको आज मैं दे दूं पेपर के सॉल्व कराते वक्त ही, कि हम एक डेडिकेटेड सीरीज ला रहे हैं क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर्स में हिंदी के आधारित जो आपके सिलेबस में कंटेंट है, उस कंटेंट को सिलेबस के पॉइंट के आधार पर हम 50-50 क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। किसी भी एग्जाम में अगर उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपके लिए लेकर के आएंगे विद्यार्थियों। तो आप डेडिकेटेडली चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको 10 चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। मेडल स्कॉलर पर जब आप आ गए हैं विद्यार्थियों, तो यहीं पर आपको सब कुछ मिलेगा, और कंटेंट ऐसा मिलेगा विद्यार्थियों जो आपको दिल को एकदम लगेगा कि हम राइट प्लेटफॉर्म पे आ गए, अब हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कहीं कोई कोर्स नहीं बेचा जाएगा। जितनी आपकी मदद की जाएगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा विद्यार्थियों। किसी भी तरह का आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा, कभी भी नहीं लिया जाएगा इस चैनल पर। बस आप इसी तरह ब्लेसिंग्स देते रहिए, परमात्मा का आशीर्वाद बनाए रखिए, ऊपर वाले का ध्यान रखिए, और आपकी सफलता बस अब दूर नहीं है विद्यार्थियों। आप उस झंडे को फहराने ही वाले हैं। सरकारी नौकरी का सपना आपका जल्द पूरा होने वाला है। जो जूनियर ट्रांसलेटर बन चुके हैं उन्हें सीनियर ट्रांसलेटर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? यानी उन्होंने कहा है कल रजत के चाचा जी ने सगाई थी, यानी सगाई थी, या पढ़िए आप इसको, कल रजत के चाचा जी ने सगाई, रजत के चाचा जी की सगाई थी, यानी की, ने की जगह पे क्या आएगा? की आएगा। दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विशेषण संबंधी अशुद्धि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। विद्यार्थियों, इसमें जो अशुद्धि की पहचान करनी है और उसको शुद्ध करना है। इस विद्यालय के सब बच्चे अच्छा है, आपको पता है सब बच्चे जब बहुवचन है तो आपको क्रिया का भी बहुवचन वाला ही रूप लेना पड़ेगा। अच्छे हैं मतलब विशेषण जो लगा रहे हैं वो आपका अच्छे आएगा, अच्छा की जगह। अगर एक वचन होता यह बच्चा, तब आप अच्छा है तब लगा सकते थे, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 25।
नाउ क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पुल्लिंग शब्द का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द है उसका अशुद्ध प्रयोग किया गया है और वो है इस अंगूठी में नीलम जड़ी है। नीलम जड़ा है आएगा विद्यार्थियों, जड़ी नहीं होता है। रत्न जितने भी होते हैं वो पुल्लिंग में काउंट होते हैं और इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट, जो कि गलत है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। विद्यार्थियों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से कौन सा भौरा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए आपसे भौरा का पूछ लिया है तो आपको पता ही है भौरा का पर्यायवाची मधुप होता है और बाकी पर्यायवाची शब्द हैं भ्रमर, मिलिंद, मधुकर। ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं वो आते हैं। उसमें मिलिंद भी कह सकते हो, मधुकर भी कह सकते हो, अली भी कह सकते हो, अलिंद भी कह सकते हो, भृंग भी कह सकते हो। ये सभी भौरा के पर्यायवाची आते हैं विद्यार्थियों। तो जब भी आपका प्रश्न आएगा तो आप इनको करेक्ट करिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध है। सभी आपकी पूरी की पूरी जो आपका कंटेंट है यानी सर्वनाम से प्रश्न बनते ही बनते हैं वो हम आपको पूरी टेस्ट सीरीज के ड्यूरिंग कराएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो इसका ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर है, जो कि गलत है। आज घर में क्या आया है जिससे पिताजी बातें कर रहे हैं। आज घर में क्या आया है मतलब आज घर में क्या हुआ है जिससे पिताजी बातें, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लिखा है क्या आया है, इसीलिए ऑप्शन 2 इज़ द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। यहाँ के स्वर्ण और मौक्तिकों को शोध कर इतना भस्म चूर्ण तैयार हो सकता है कि आधे से अधिक आंगिक और ऐन्द्रिक रोग समूल समाप्त किया जा सके। वाक्य में किस प्रकार की वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो शुद्ध वर्तनी पूछा है वो पूछा है, मतलब कोई शब्द है जो कि गलत लिखा हुआ है उसको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में है शोध कर वो बिल्कुल सही लिखा है, इसलिए यहाँ पर ये गलत नहीं है। आंगिक भी सही लिखा है, मौक्तिकों भी सही लिखा है, लेकिन ऐन्द्रिक जो है वो गलत लिखा है विद्यार्थियों। ऐन्द्रिक में हमेशा छोटा दी की मात्रा आती है, यहाँ ऐन्द्रिक कर दिया है। यही कारण है कि ऑप्शन 4 इज़ द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 29। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 30 को। प्रत्येक मनुष्य जीना चाहते हैं, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है। अब देखो प्रत्येक मनुष्य है, एक वचन है तो जीना चाहता है होना चाहिए था, लेकिन चाहते हैं लिख दिया है, इसीलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट हो जाता है, जो कि गलत है सेंटेंस की दृष्टि से। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। यहाँ पर आपको वर्तनी देखना है, तो यहाँ पर तात्पर्य नहीं होता विद्यार्थियों, तात्पर्य होता है। अपना तात्पर्य बताएं, यहाँ पर लिख दिया है तात्पर्य। यही कारण है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 32 को। निम्नलिखित वाक्य खंडों के उचित व्यवस्थित क्रम की पहचान करें। यानी आपको सेंटेंस को तोड़ मड़ोड़ करके दे दिया है, आपको राइट वे में आपको सीक्वेंस के हिसाब से सेंटेंस को लगाना होगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट वसंत के, यानी वसंत जो है वसंत के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले तो वसंत ही आएगा। अब वसंत के आधार पर 2 ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि वो जीर्णता से शुरू हो रहे हैं। अब ऑप्शन 1 और 4 में से देख लेते हैं। वसंत के आगमन के साथ, क्योंकि वसंत है तो उसके आगमन आएगा पहले, तभी उसके बारे में बात होगी, इसीलिए यहाँ ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है। ऑप्शन ए 1 इज़ द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 33 को। यानी कौन सा वाक्य क्रम शुद्ध है। आपको एक वाक्य दिए हुए हैं, उनमें दिया गया है कि कौन सा क्रम ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक को पढ़ते हैं। एक एक कर मर गए सभी, यानी एक एक कर सभी मर गए, ये होना चाहिए था, शुद्ध नहीं है। चरखा काटना चाहिए नहीं, ये भी नहीं है, कि अगर शुद्ध होता तो ऐसे लिखा जाता कि चरखा नहीं काटना चाहिए। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखते हैं। वास्तव में वह बड़ा में आदमी है, नहीं, वास्तव में वह बड़ा आदमी है, ये होना चाहिए था। चौथा देखते हैं। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, बिल्कुल सही है, मुक्त हस्त होता है खुले हाथ से। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें शुद्ध पूछा था वो ऑप्शन 4 है। विद्यार्थियों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। अधिकार की सापेक्ष बढ़ाई में दूसरे को
ग्रस्त करने की सामर्थ्य है और धन और गुण की बढ़ाई में दूसरे को नम्र करने की सामर्थ्य है। वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? सामर्थ्य नहीं होती विद्यार्थी, सामर्थ्य होता है। यानी जो शुद्ध वाक्य शब्द है वो सामर्थ्य, यानी सा, मैं और आदत है और ये पे रर्रा की मात्रा आनी चाहिए थी, यहाँ सामर्थ्य आ गया सामर्थ्य की जगह पर। यही कारण है ऑप्शन ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 34। अब बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 35 की। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन है विद्यार्थियों वन, इसमें आया है उपवन में मोती श्री श्रीस हार श्रृंगार के वृक्ष घेरा बनाते हुए खड़े थे। यानी यहाँ पर ऑप्शन वन इज द राइट है। बाकी में गलतियाँ हैं वो हम डिस्कस करते हैं। भगवान भास्कर में स जो है आप देखो षटकोण वाला लगा दिया है, जबकि स सड़क वाला स होना चाहिए था, इसीलिए इसमें गलती है। प्रवेश निषिद्ध की परंपरा तो दंभी राजपुरुषों की है। यानी प्रवेश निषिद्ध की परंपरा दंभी राजपुरुषों की है, इसमें भी गलती है क्योंकि राजपुरुष से होना चाहिए। निषिद्ध की परंपरा एक है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन आ गया है। क्या संसार में वह उन्मुक्त संभव है? संसार में उन्मुक्तता संभव है कि मनुष्य किसी राग द्वेष का आखेट ना बने। तो ये क्वेश्चन में वह उन्मुक्त संभव है, नहीं उन्मुक्ता नहीं होगा, उन्मुक्त होना चाहिए था, यहाँ उन्मुक्ता लिख दिया है। यही कारण है कि यहाँ पर ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 35। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 36 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है डांटने या धमकाने के अर्थ में निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो डांटने और धमकाने में विद्यार्थियों आपको पता ही है, आंखें दिखाना होता है, आंखें खटकाना, पथरा जाना या खुलना नहीं होता है। आंखें दिखाना इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 36। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। निम्नलिखित में वाक्यों में ध्यानपूर्वक पढ़ें और वचन संबंधी अशुद्धि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। उसका प्राण चला गया। देखिए उसके प्राण चले गए, यानी उसके प्राण चले गए या उसके प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण हमेशा जाते नहीं है विद्यार्थियों, उसके प्राण निकल गए होना चाहिए, क्योंकि उसका प्राण चला गया ये नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए। तो ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 37। आप जब पढ़ेंगे विद्यार्थियों तो पेपर के ड्यूरिंग इतना स्ट्रेस रहेगा, टाइम कम होगा, तो आपको फटाफट से एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कौन से सेंटेंस में क्या गलत है और राइट आंसर तक फिर आप पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 38। दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द आपको देना है। अज्ञ का विज्ञ होता है, यानी अज्ञ और विज्ञ। विद्यार्थियों अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख और विज्ञ का होता है विद्वान। अज्ञ बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को, यही कारण है कि इसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा विज्ञ यानी विद्वान। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 39 को। राजमहल के बस रहस्यों को ठीक ठीक ही लोग जानते हैं। वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम किस विकल्प में दिया हुआ है? यानी जब सेंटेंस पढ़ते हैं आप देखिए, राजमहल के बस रहस्यों को ठीक ही लोग जानते हैं। अब यहाँ पर क्रम देखिए, राजमहल के रहस्यों को बस 3 लोग ही ठीक जानते हैं, यानी 3 लोग जो है वो पहले आएगा। 3 और ठीक जो है उसके लोग को बाद में कर दिया। जब क्वांटिटी आती है विद्यार्थियों, लोगों के बारे में संख्या है तो पीपल्स के बारे में बताया है, तो वो 3 संख्या के साथ ही आएगा। यही कारण है कि 3 लोग एक साथ आएगा और ठीक ही जानते हैं, और 3 लोग ही ठीक जानते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 39। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 40 को। क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपको ऐसा वाक्य देखना है जिसमें क्रिया की अशुद्धि हो। तो क्वेश्चन नंबर 40 का 4 ऑप्शन इज द राइट। इसमें अशुद्धि है क्रिया की। पढ़ाई करते समय इधर उधर की बातचीत नहीं करनी सकती नहीं होता, नहीं कर सकती होता है, इसलिए करनी शब्द गलत है, क्रिया का रूप गलत है। यही कारण है कि ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 40। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द त्याज्य का पर्यायवाची नहीं है? त्याज्य होता है यानी किसी चीज को छोड़ना, हे करना, उपेक्षा करना, वर्ज करना होता है। 3 माही वर्ड जो है वो नहीं होता पर्यायवाची। यही कारण है कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 विद्यार्थियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? यानी आपको अशुद्ध ढूंढना है। अशुद्ध और शुद्ध का बहुत चक्कर पड़ता है विद्यार्थियों, ध्यान से एग्जाम में आप पढ़िएगा, वहाँ पर शुद्ध को अशुद्ध मत पढ़ लीजिएगा।
और राइट आंसर आपको ढूंढना है जो अशुद्ध है। तो यहाँ पर फाल्गुन लग गया, बिल्कुल सही है। बड़ों को प्रणाम करें, बहुत अच्छा है। दीक्षा ले लो, सही है। बड़ों का अनुसरण करो, यानी बड़ों का अनुसरण का जो है वर्तनी संबंधी गलती है। अनुसरण ऐसे नहीं लिखा जाता विद्यार्थियों, उसके लिए अनुसरण दूसरी तरह से लिखा जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसी प्रैक्टिस के लिए जो कठिन शब्द हैं विद्यार्थियों, उनको हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे और इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें ऐसे सारे शब्दों को लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनका करेक्ट रूप क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए चैनल से, आपको हर वो चीज़ मिलेगी विद्यार्थियों जो आपके सिलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित होगी, यानी 1 स्टेप आपको आगे फॉरवर्ड करेगी। वही सब चीज़ें आपको चैनल पर मिलने लगेगी। धीरे धीरे करके हम पेपर 2 को पहले समाप्त करेंगे, फिर पेपर 1 को लेंगे, क्योंकि पेपर 1 में आप अच्छा करेंगे ही, मुझे विश्वास है। पेपर 2 की वजह से आपकी सफलता ना रुक पाए, ऐसा सुनिश्चित करने का भी हमारा दायित्व बनता है। विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 को। निम्नलिखित मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस वार्तालाप के लिए सटीक है, चयन कीजिए। यानी मेंढकी को जुकाम होना, आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, सिचुएशन दे दी है कि आप ये सिचुएशन में ये मुहावरे का उपयोग करना है, मेंढकी को जुकाम होना। तो आपको कौन सी सिचुएशन में आप इसे प्रयोग करेंगे। इस मुहावरे का अर्थ होता है विद्यार्थियों या तो बड़प्पन दिखाना या अनहोनी होने के अर्थ में इसको लिया जाता है। यही कारण है कि ऑप्शन 3 इज द राइट, जहां पर है रम्या तो कभी किसी से लड़ना तो दूर ऊंचे स्वर में बात भी नहीं करती, लेकिन आज सास पर इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लगता है आज मेंढकी को जुकाम हो गया या मेंढकी को जुकाम हो गया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन आज सिचुएशन बदल गई है, अचानक से रूप परिवर्तित हो गया है, तो उस केस में ये आता है मेंढकी को जुकाम होना। तो ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 43। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से धीरज के विलोमार्थी शब्द का चयन करिए। धीरज, यहाँ पर ये क्वेश्चन विवादित रहा है विद्यार्थियों। ये अपने एसएससी में बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें था। धीरज जो है वो अधीर का हो सकता है, उतावले का हो सकता है, जल्दी का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो इसमें अगर वन दृष्टि से आप देखें तो धीरज का मतलब है आप धीरज रख रहे हैं तो उतावला ही आता है। ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित वाक्यांशों में से ध्यानपूर्वक पढ़ें, उन्हें उचित क्रम में रखें। तो आपको सेंटेंस को ब्रेक करके दे दिया है, मैंने आपको बताया है पहले सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट के बाद क्रिया देखनी है और फिर आपको लगा देना है सेंटेंस को सीक्वेंस के हिसाब से, इवेंट्स के हिसाब से, घटना के हिसाब से। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले आएगा 4 ऑप्शन आपका राइट आएगा, जिसमें 3 है आपका यदि अपने समय के, फिर आएगा प्रत्येक पल की चिंता, फिर आएगा 4 मनुष्य रखे, फिर आएगा 2 तो थोड़ी आयु को भी बहुत बढ़ा सकता है। यानी अगर आपने तो थोड़ी आयु को भी बहुत बढ़ा सकता है ये लास्ट में देख लिया तो भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज फॉर क्वेश्चन नंबर 45। अब विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। कौन से विकल्प में विशेषण भेद के अनुसार उदाहरण में त्रुटि है। विद्यार्थियों, यहाँ पर उदाहरण में त्रुटि पूछा है, तो क्या पूछा है, विशेषण भेद। तो आपको याद रखना है, जैसे कि पहला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण किस में आता है, 5 किलो आटा 2 लीटर दूध, बिल्कुल मात्रा बताई गई है। आटे के साथ 5 किलो है, लीटर के साथ दो दूध क्योंकि लिक्विड है तो वहाँ लीटर है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है, बिल्कुल सही है। गुणवाचक, यानी अब गुणों की बात होती है इसके अंदर, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे अपनी सीरीज के अंतर्गत, सारे विशेषणों को भी, सर्वनाम को भी। तो गुणवाचक विशेषण के अंदर हल्का और मुलायम यानी गुणों को बताया गया है, तो बिल्कुल सही है। आवर्तीवाचक यानी दुगना चौगुना, कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, उसके आवर्तीवाचक है, बिल्कुल सही है। संख्यावाचक में विद्यार्थियों संख्या बताई जाती है, यह लड़का वह लड़का, सफ़ेद, ये रंग नहीं बताए जाते, संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है। यही कारण का ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 46, जो कि गलत है। अब है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित वाक्य खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें उचित क्रम में लिखें। आपको ऐसे सेंटेंस तोड़ दिए जाते हैं, आपको घटना के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से सेंटेंस को लगाना होता है। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे तो 2 नंबर का आता है, गोमती नदी की कुरिया घाट पर कोई घटना हुई है, तो सबसे पहले कहाँ हुई है वो उसका सब्जेक्ट बनेगा। तो 2 नंबर आपने देखा विद्यार्थियों, और 2 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 47। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 48 को। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को।
निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में स्त्रीलिंग संबंधी अशुद्धि है, यानी विद्यार्थियों स्त्रीलिंग की अशुद्धि आपको ढूंढनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट, क्योंकि इसमें हुई है स्त्रीलिंग संबंधी गलती। नीलम रतन शब्द को लाभ नहीं देती है। रत्न मैंने बताया हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, कभी भी याद रखिएगा, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है रत्न से संबंधित और विद्यार्थी अक्सर गलत करता है। तो रत्न जब भी आएंगे तो पुल्लिंग में काउंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 48। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। यह भवन अत्यंत प्राचीन है। लेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है, यानी प्राचीन को रेखांकित किया गया है तो प्राचीन का होता है विद्यार्थियों नवीन, यानी विलोम शब्द चुनना है। प्राचीन का होता है नवीन होता है। यही कारण है कि ऑप्शन 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से वचन संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य का चयन कीजिए। वचन संबंधी अशुद्धि देखनी है विद्यार्थियों। हर जगह पानी भरा है, बिल्कुल राइट है। मैं अभी अभी घर आया, बिल्कुल सही है। बुढ़ापा एक रोग ही है, बिल्कुल सही है। इन गुंबजों की ऊंचाइयां अधिक हैं, यानी इन गुंबजों की ऊंचाई अधिक होना चाहिए था, यहाँ पर ऊंचाइयां लिख दिया है। यही कारण है कि ऑप्शन 4 गलत हो गया, जो कि क्वेश्चन की दृष्टि से पूछा है अशुद्ध। यही कारण है कि ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। विद्यार्थियों 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और अगर आप लाइक कर रहे हैं सेशन को तो आपकी ये महानता है, क्योंकि आपके सम्मान के साथ ही ये चैनल बड़ा हुआ है। आपके बिना ये चैनल कुछ नहीं है विद्यार्थियों। आप हैं तो हम हैं, वरना तो फिर कुछ नहीं है। चैनल का नाम मिडिल स्कॉलर आप सब ऊंचा करेंगे। आपकी वजह से नाम ऊंचा होगा, ना कि हमारी वजह से। हमारी मेहनत एक अलग मुकाम पर है, लेकिन आप उसको सम्मान देते हैं, आप हमें परखते हैं। आपको पसंद आना चाहिए, तभी हम अपना काम को सार्थक मान सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। 51 नंबर का प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग शुद्ध रूप में किया गया है, यानी स्त्रीलिंग का सही वे में कहाँ पर प्रयोग हुआ है वो आपको ढूंढना है। विद्यार्थियों पहला है आपका मुस्कुराहट बहुत प्यारा है। प्यारा नहीं होता है, प्यारी होती है, इसलिए गलत हो गया। शहर से पत्र आई है नहीं है, शहर से पत्र आया है होना चाहिए था, गलत हो गया। मुझे आपका भीख नहीं चाहिए, आपकी होना चाहिए था, स्त्रीलिंग में, गलत हो गया। यहाँ बंगला बोली जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा है, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 51। नाउ विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, वाक्य विन्यास देखना है विद्यार्थियों। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, आदमी शरीफ वाला सम्मान का पात्र है, बिल्कुल गलत है। वाक्य विन्यास सही नहीं है, यानी वाक्य विन्यास में क्या होता है, शब्दों का आगे पीछे कर देता है विद्यार्थियों। शब्द आगे पीछे होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और यहाँ पर ऑप्शन 3 इज द राइट। वे परस्पर बातें करती जा रही थी, बिल्कुल सही है। सीक्वेंस सही है, वाक्य विन्यास सही है। ऑप्शन 3 इज द राइट। और ऑप्शन 2 भी गलत है। रमेश प्रतिरोज विद्यालय जाता है, रमेश विद्यालय प्रतिरोज जाता है, प्रतिदिन होना चाहिए था, वो गलत हो गया। आदमी आवेदन पत्र मिल गई, आपके आवेदन पत्र मिल गई तो आपकी नहीं, आपका होना चाहिए था। इस तरह से छोटी छोटी गलतियां वो करता है, और इसी कारण से आप अच्छा स्कोर तो कर पाते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है विद्यार्थियों, और इंग्लिश के पेपर के लिए वक्त ही नहीं बचता है। इसलिए आपको बहुत फास्ट पढ़ना होगा, चीज़ें पकड़नी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप हिंदी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित वाक्य में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। इसके शुद्ध रूप को लिखना है आपको विद्यार्थियों। जो बोले उसको निहाल, देखो जो बोले सो निहाल होना चाहिए था, उसकी जगह उसको लिख दिया है। तो यहाँ पर एक स्लोगन है सिख धर्म का, जो बोले सो निहाल, उसकी जगह उसको लिख दिया। तो आपको शुद्ध लिखना है। ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 53। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, हमें अधर्म से दूर रहना चाहिए। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। तो अधर्म का होता है धर्म, दैट्स वाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 54। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वचन संबंधी अशुद्धि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको वचन संबंधी अशुद्धि को पढ़ना है ध्यानपूर्वक के, और उसको पहचान करके शुद्ध वाक्य लिखना है। अभी तो केवल 3 बजा है, अभी बजा नहीं होता विद्यार्थियों, हमेशा टाइम के साथ बजे आता है, इसीलिए अभी तो केवल 3 बजे हैं। इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 55। ऑप्शन 4 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और वचन संबंधी अशुद्धि की पहचान कर शुद्ध वाक्य लिखें। तो इसमें वाक्य दिया हुआ है विद्यार्थियों, सुरेश ने भी उसे 4 बात सुनाई। इसका शुद्ध रूप होगा, सुरेश ने भी उसे 4 बातें सुनाई।
क्योंकि 4 है, बात एक होती है, यहाँ पर जब 4 आया है तो बात का बातें हो जाएगा। यही कारण है ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 56। नव विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, श्याम के लिए अकरम ने संदूक से घर में चादर निकाली। देखिए, श्याम के लिए अकरम ने घर में संदूक से चादर निकाली, ये तो होना चाहिए था, गलत हो गया। संदूक से घर में चादर निकाली, ये भी गलत है। अकरम ने संदूक से घर में श्याम के लिए चादर निकाली, तो इसमें आएगा अकरम ने घर में संदूक से श्याम के लिए चादर निकाली, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 57। ऐसे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हल नहीं कर पाएंगे। ये टाइम टेकिंग प्रश्न होते हैं, लगते सिंपल है विद्यार्थियों, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एक एक ऑप्शन को आपको बारीकी से देखना होता है। प्रैक्टिस से आपको आएगा। ऐसे अगर आप सोचेंगे कि कर लेंगे एग्जाम में तो नहीं आएगा, इसलिए हम प्रैक्टिस कराएंगे, बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 56, चिराग गुल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चिराग गुल होने का अर्थ होता है विद्यार्थियों, कई विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे, उसमें लिखा था अंधेरा छा जाना या उत्तम वस्तु में दोष लगाना और रास्त हो जाना। अंधेरा छा जाना लोग करके आए थे, लेकिन इसमें आएगा वंश नष्ट हो जाना, यानी चिराग गुल होना, वंश नष्ट होना मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 58। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 विद्यार्थियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति है, ये राइट है, और इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 59। मानव को भगवान ने उत्कृष्टतम कृति बनाया है, बिल्कुल गलत है। और मानव भगवान की सबसे उत्कृष्टतम कृति है, ये भी गलत है। मानव भगवान द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्टतम कृति, ये सब गलत है। सीधा और सिंपल है, मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन 2 इज द राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से चंद्र का पर्याय है? तो आपको याद रखना है, रश्मि चांदनी का होता है, रजनीचर जो रात्रि में विचार करते हैं उनका होता है। बहुत से विद्यार्थी इसमें रजनी कर करके आए थे, गलत हो गया था। चंद्र का पर्यायवाची सुधाधर होता है विद्यार्थियों, कई सुधाकर बोलते हैं लेकिन सुधाधर है वो, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 60। याद रखिए, छोटा होता है, जितना सिंपल होता है शब्द उतने ही पर्यायवाची आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी का ये ट्रेंड रहा है, कठिन पर्यायवाची नहीं आते हैं, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं वो कठिन पूछे जाते हैं। शब्द बहुत सिंपल होगा, डेली यूज का होगा, लेकिन उसके ऑप्शंस बहुत हार्ड दिए जाते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थी 4 ऑप्शन पढ़े बिना उसको सेलेक्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शन 60, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ, वाक्य में शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। मैं प्रमाण सहित बता रहा हूँ होना चाहिए, सप्रमाण नहीं होता, प्रमाण सहित बता रहा हूँ, सप्रमाण नहीं आता है। ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन शुद्ध रूप में प्रयुक्त है? पहचान कीजिए। वचन संबंधी अशुद्धि है वो आपको ढूंढनी है। तो यहाँ बहुत सी चांदी रखी है, यहाँ बहुत सी चांदी रखी है, ये गलत है। यहाँ पर क्यों गलत है मैं बताता हूँ। होना चाहिए विद्यार्थी, यहाँ बहुत चांदी रखी है, बहुत सी नहीं होता, यानी आप ये कहना चाहते हो चांदी जैसी कोई चीज़ रखी है, बहुत सी चांदी रखी है, तो आपको कहना है यहाँ बहुत चांदी रखी है, तब वो शुद्ध होता या अशुद्ध रूप में आया है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 62। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ लगभग कोई 1 दर्जन के करीब केले हैं, वाक्य में शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए। विद्यार्थियों होना चाहिए यहाँ लगभग 1 दर्जन केले हैं, यहाँ लगभग 1 दर्जन केले हैं। जब आपने बोल ही दिया कोई 1 दर्जन के करीब, मतलब आपको पता है 1 दर्जन है, करीब जैसा वर्ड वहाँ नहीं आएगा। शुद्ध जब आपने 1 दर्जन यूज कर लिया तो वहाँ पर ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, गौएं अपने बच्चे को देखती जा रही थी, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? तो पहला ही भाग अशुद्ध है जिसमें कि वतनी संबंधी अशुद्धि है, गौएं नहीं होता विद्यार्थी। गौएं अपने बच्चे, गाय अपने बच्चे को देखती जा रही थी होना चाहिए था, अपने बच्चे को देखती जा रही थी, गौएं नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी गायें एक साथ तो बच्चों को नहीं देखेंगी। इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 64। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विद्यार्थियों 2 नंबर का वाक्य शुद्ध है, माताजी पहुंच गई होंगी। बाकी में अशुद्धि है, देखते हैं। इस समय के ऊपर 4 बजा है, मैंने बोला है बजे के हमेशा टाइम के साथ बजे आता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ सब प्रकार की चीज़ मौजूद है, यहाँ पर सभी प्रकार, सब प्रकार नहीं होता, सभी प्रकार की वस्तुएं होता है, मौजूद हैं, चीज़ नहीं आता।
वह 10 वर्षों से पढ़ता रहा, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा होना चाहिए था विद्यार्थी, 10 वर्षों से पढ़ता रहा नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 65। अब विद्यार्थी बारी आती है, एक गद्यांश दिया हुआ है, उस गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं एक बार इस गद्यांश को पढ़ता हूँ और फिर हम बार बार गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर हल करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है विद्यार्थियों, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका अपकार कर रहे हैं वह भी बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है और कौन किसका अपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। किसी को उससे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल सका कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना। दांत निपोरना, चाटुकारिता या हाँ हजूरी, जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरों के मन का छंदावर्तन करता है। मिथ्याचारों से मुक्त है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटुज इन सब पर मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वसी है, वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोगकर उनसे भी मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरों के मन से घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर रख सका हूँ। कुटुज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आपको दिया है और इसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए हैं विद्यार्थियों। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जो समझता है कि दूसरों का उपकार कर रहा है वह नासमझ है। ऊपर आया हुआ सेंटेंस है कि नासमझ है, तो इसीलिए यहाँ पर नासमझ आएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 66। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 है विद्यार्थियों, मनुष्य किसकी योजना के अनुसार जी रहा है? तो मनुष्य इतिहास विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। सुखी वह है जिसका मन अपने में वश में हो, क्योंकि यहाँ मन को वश में करने वाली मूलभूत बात कही गई है, यही कारण ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 68। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 69 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 69 है, दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अभिप्राय है? नितांत का मतलब होता है बिल्कुल, बिल्कुल गलत है। नितांत मतलब जरूरी या बिल्कुल होता है, इसीलिए ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। परवश होने का अर्थ नहीं है, परवश का मतलब है वैरागी, वैरागी होना नहीं है। मतलब परवश का मतलब है दूसरे के अंदर में पराधीन होना, और वैरागी होना वही व्यक्ति होता है जो दूसरे के अंडर में नहीं है। यही कारण है कि ये यहाँ नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। अब बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 71। उपयुक्त ई प्रत्यय वाले शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी मजबूती। ई प्रत्यय किस में है? मजबूती में है। बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा एक में ही आई है विद्यार्थियों, मजबूती में। इसीलिए आप देख लीजिए, बड़ी ई की प्रत्यय लगेगा तो बड़ी ई की मात्रा उसमें होनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 71। अब ये जो पैराग्राफ है 71 का, यहाँ पर आपको बहुत सारे अर्थ दे रखे हैं और सेंटेंसेस दे रखे हैं, वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शंस का चूज करना है। तो ये सेंटेंस आप पढ़ लेना और उसके बाद में मैं आपको डायरेक्ट प्रश्न हल कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपको दिया गया है 2 नंबर का रिक्त स्थान, 2 नंबर का रिक्त स्थान में लिखा है। उसी प्रकार किसी राष्ट्र और देश की शक्तिशाली और संपन्न बनने के लिए वहाँ की व्यवस्था का ठोस होना जरूरी है, यानी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ठोस होना जरूरी है। तो ऑप्शन 2 में शिक्षा आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 73 में है, सभा शब्द का अर्थ प्रकट करने वाले उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थान पूर्ति करो। यानी सभा कहाँ आएगा, कौन से? तीसरी जगह। तीसरा सेंटेंस में पढ़ता हूँ, बिहार शिक्षा पर उच्च शिक्षा बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लैंक ने रखा का कार्य आरंभ करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री दौलत सिंह कोठारी ने ठीक ही कहा है कि बिना शिक्षा में, तो यहाँ पर आएगा अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 73 का है 4th ऑप्शन अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 74, अवनति के उपयुक्त विलोम शब्द से रिक्त स्थान प्रयुक्त। अवनति का विलोम शब्द होता है उन्नति, अवनति यानी डाउनफॉल, उन्नति यानी प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 74 का 4th ऑप्शन हो गया उन्नति। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को।
विद्यार्थियों अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है। वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अभिप्राय है? नितांत का मतलब होता है विद्यार्थियों बिल्कुल, यानी एक तरह से आवश्यक रूप से। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 69 का। इसी तरह से विद्यार्थियों गद्य को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 70 को देख सकते हैं। परवश होने का अर्थ नहीं है और इस केस में आएगा विद्यार्थियों वैरागी होना, अर्थात परवश होना अर्थात वैरागी होना। और इसी तरह से यहाँ पर पद्यांश के अंदर गद्यांश के अंदर आपको भरने के लिए दिए जाते हैं ऑप्शंस। अगर पद आता है तो भी इसी तरह का है और गद्य आता है तो भी आपको इसी तरह 1 2 3 4 दिए रहते हैं विद्यार्थियों, और उसमें भरना होता है अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ 71 नंबर जो क्वेश्चन है, उपयुक्त ई प्रत्यय वाले शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी ई प्रत्यय वाला शब्द आपको भरना है नंबर 1 पर। तो यहाँ पर ई प्रत्यय वाला शब्द है मजबूरी, यानी उससे अप्रोप्रिएट शब्द भरना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का है विद्यार्थियों 4 नंबर का मजबूरी। इसी तरह 72 को देखिए, विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विकल्पों में से सबसे जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है शिक्षा। ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 72। इसी तरह विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर है, सभा शब्द का अर्थ प्रकट करने वाले उपयुक्त शब्द में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आता है अधिवेशन। यानी विद्यार्थियों ये प्रश्न ऐसे हैं जो एक बार पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि कौन सा शब्द आएगा, इसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को, अवनीति के उपयुक्त विलोम शब्द की रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए। तो अवनीति का उन्नति होता है विद्यार्थियों, और 74 क्वेश्चन में अवनीति मतलब उन्नति। बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं अवनीति को प्रगति कर देते हैं, लेकिन प्रगति और उन्नति में अंतर है विद्यार्थियों। यही कारण है अवनीति का उन्नति होगा, ना कि प्रगति। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 75 को। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, निम्न विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 5 की पूर्ति कीजिए। सेंटेंस ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। शिक्षा ही ब्लैंक देकर सहायता कर सकती है, उसमें है समाजवाद। यानी समाजवाद की जो है अवधारणा वो देश की समृद्धि लाती है, वो शिक्षा ही होती है। समाजवाद शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि 75 में ऑप्शन 1 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 75। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर पैराग्राफ बदल गया है और यहाँ पर क्वेश्चन भी बदल गए। यहाँ पर जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ है, मनुष्य रूपी तलवार की धार, फिर ब्लैंक दे रखा है, अगर इस धार में तीक्ष्णता है तब वह तलवार भले ही लोहे की हो, अपने काम में अधिक, फिर ब्लैंक दे रखा है, सिद्ध होती है। इसके विपरीत यदि तलवार की धार मोटी हो तो फिर ब्लैंक हो, तब तलवार सोने की ही क्यों ना हो, हमारे किसी काम की नहीं हो सकती। इस तरह से पैराग्राफ दे रखा है जो स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। क्योंकि आपका समय कीमती है, मैं पैराग्राफ पढ़ने में आपका समय जाए ऐसा उचित नहीं मानता, यही कारण है कि हम डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। विद्यार्थियों प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, निम्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान 1 की पूर्ति कीजिए। मनुष्य रूपी तलवार की धार यानी चरित्र है। मनुष्य रूपी तलवार की धार क्या है? चरित्र। अब चरित्र भ्रष्ट हो नहीं सकता, चरित्र हो नहीं सकता, तलवार की धार में आएगा तो चरित्र है, क्योंकि ऑलरेडी चरित्रवान हो नहीं सकता, इसलिए चरित्र ही आएगा। क्योंकि तलवार अगर इस धार में तीक्ष्णता है यानी चरित्र की बात हो रही है तो एक कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 76। अब बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 77। इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, उनको आप बैठा करके देखेंगे तो आपको सटीक अंदाज़ा लग जाता है, पर क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, यही कारण है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, भाव को समझ लेंगे कि यहाँ पर क्या आ सकता है, तो आपको थोड़ी आसानी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 77, असर करने वाला का अर्थ प्रकट करने वाले शब्द में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। असर करने वाला क्या होता है? कारगर। यानी जो देखो कारगहा होता है, जेल को बोलते हैं, कारनामा जिसने कारनामा, कार्रवाई मतलब जो कार्रवाई करते हैं, तो असर करने वाला है वो है कारगर। कारगर जो होता है, कारगहा जो होता है जेल है, और कारगर होता है वो होता है असर करने वाला। ये तो बहुत कारगर है, भाषा में भी यूज होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 77। अब देखते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 78 को, भद्दा शब्द के उपयुक्त रूप में से निम्न स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भद्दा शब्द के उपयुक्त रूप को चयन करना है।
थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर इसके विपरीत यदि तलवार की धार मोटी हो और भद्दी, यानी तलवार की धार की बात हो रही है तो वहाँ भद्दा आ ही नहीं सकता, यही कारण है कि भद्दी आएगा और ऑप्शन 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 78। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की विद्यार्थियों। जिंदा शब्द के सर्वोपयुक्त विलोम शब्द में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिंदा जो शब्द है उसका विलोम शब्द होता है मुर्दा, तो यहाँ पर मुर्दा आएगा 79 में। ऑप्शन 3 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 79। अब बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 80 की। उचित पुल्लिंग शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 5वें सेंटेंस में है वो ऐसे लिखा हुआ है, अपने ही रास्ते पर लाकर अवनति और के भावामने गड्ढे में ढकेल सकता है। यानी पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द क्या होता है, सत्यानाश के भयावने गड्ढे में ढकेल सकता है। अवनति और सत्यानाश, सत्यनिष्ठा हो नहीं सकती क्योंकि गड्ढा आया है, सत्यता की बात हो नहीं सकती, गड्ढे सत्यवृत्ति आ नहीं सकती, इसीलिए नेगेटिव सेंस में आया है। नेगेटिव सेंस में एक ही शब्द है विद्यार्थियों, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 80। विद्यार्थियों 80 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। आशा है आप सेशन को पसंद कर रहे होंगे और अगर इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, अपनी स्टडी को आप धार देते रहें, आगे बढ़ाते रहें तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। विद्यार्थियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को। विद्यार्थियों यहाँ 81 में पैराग्राफ चेंज हो गया है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, झट से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें पैराग्राफ में से आंसर छांटने होंगे। इसीलिए आज का युग भौतिकवादी युग है। विज्ञान प्रकृति ने जीवन को सरल और सुखी बनाने के लिए एक से बढ़कर एक आविष्कार कर डाले हैं। प्रत्येक कार्य के लिए आज मशीनें उपलब्ध हैं। विज्ञान के इन साधनों को देखकर हर वर्ग का व्यक्ति इनका उपयोग करना चाहता है। यही कारण है, इसी कारण इस युग के मानव की महत्वाकांक्षा में अत्यंत वृद्धि हुई है। प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक साधन एकत्रित करना चाहता है। वर्तमान समय में विश्व के अनेक देशों में सुख सुविधा के अधिकांश साधन सहजता से उपलब्ध हैं, परंतु इन देशों में धनी निवासी भी सुखी नहीं हैं। इसका कारण संतोष का अभाव है। संतोषी व्यक्ति के पास यदि सुख सुविधा का अभाव भी हो तब भी वह सुखी रहता है। एक संत कवि ने ठीक ही कहा है, चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही सहनशाह। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक कहावत दी है। उसके अलावा व्यक्ति के हृदय में संतोष की भावना जागृत होते ही उसकी समस्त चिंताएं मिट जाती हैं। चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओत्से से तथा कन्फ्यूशियस भी संतोष वृत्ति के कारण स्वयं को विश्व का सर्वाधिक सुखी व्यक्ति अनुभव करते थे। विश्व विजेता सिकंदर ने एक बार भारतीय संत से कहा कि वह उनसे कुछ भी मांग ले। संत ने शांत स्वभाव से कहा कि मुझे किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। भक्त कुंभन दास को भी सम्राट अकबर ने कोई बहुमूल्य वस्तु मांगने के लिए कहा, किंतु कुंभन दास ने कहा कि उन्हें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सम्राट यदि कुछ देना चाहते हैं तो भविष्य में उनके अपने निकट बुलाने का आग्रह न करें। संतोषी व्यक्ति लालसा से रहित होता है और किसी भी से भयभीत नहीं होता। उसके लिए सत्य का निर्वाह करना सरल होता है। अतः कहा जा सकता है कि संतोष ही परम धन है और जिसके पास यह अमूल्य धन होता है वह जीवन से सच्चा सुख प्राप्त करता है। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ संतोषी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भविष्य का शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आपको अगर आप पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप बता सकते हैं भविष्य का विलोम शब्द होता है भूत। ऑप्शन 3 इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 81। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को। दार्शनिक लाओत्से तथा कन्फ्यूशियस के माध्यम से लेखक किस चीज़ के महत्व को उजागर करता है। तो आपको पता ही है दोनों चीज़ों में संतोष के बारे में कहा गया है। संतोष वृत्ति के बारे में पूरा पैराग्राफ है। दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 82। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से संतोषी व्यक्ति कैसा नहीं होता। भोग विलास में लिप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब कहा गया है ऊपर विद्यार्थियों निर्भीक, सत्य का निर्वाह करने वाला और लालसा से रहित, इसमें से ऑप्शंस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा है संतोषी व्यक्ति कैसा नहीं होता। कैसा होता है वो अगर वो आता तो आता निर्भीक, सत्य का निर्वाह करने वाला और लालसा से रहित, लेकिन पूछा है कैसा नहीं होता तो आपको ऑप्शन 4 चूज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं जब भी क्वेश्चन में आता है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा पूछा क्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 84। ऊपर दिए गए गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो संतोष परम धर्म, क्योंकि यहाँ पर धर्म से जोड़ करके संतोष को देखा गया है। यही कारण है कि संतोष परम धर्म यहाँ का टाइटल बिल्कुल सटीक बैठता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 84। विद्यार्थियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 85 और क्वेश्चन नंबर 85 में कहा है भौतिकवादी और वैज्ञानिकों के कारण क्या हुआ है। ऑप्शन 1 इज द राइट, सुख भोग के साधनों में वृद्धि हुई है। अब पैसेज चेंज हुआ है विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 86 के लिए, और पैसेज में
लिखा हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और भक्तिकालीन प्रमुख कवियों में सूर, कबीर, तुलसी, जायसी, मीरा आदि का नाम लिया जाता है। इनमें से कवि सूरदास जी को कौन नहीं जानता। भक्ति काल के कृष्णोपासक कवि सूरदास जी के सूरसागर, सुरसुरावली, साहित्य लहरी आदि का अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को दिया है। उनके पदों में वात्सल्य, श्रृंगार, शांत रस का भाव प्राप्त होते हैं और वात्सल्य रस के पिता कहलाते हैं। उनके लिए कहा गया है कि सूर, तुलसी, शशि, उड्डन, केशवदास वे अष्टदास के सर्वश्रेष्ठ कवि, अष्टछाप वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके काव्य की विशेषता उनकी मेघता है और उनके अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में पाई जाती हैं। कहीं कहीं पर संयुक्त और फारसी भाषा के शब्द भी पाए जाते हैं। उनकी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, सलेश, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि सभी अलंकार पाए जाते हैं। वो जन्मांत थे, लेकिन उनके पदों में जो वर्णन पाया जाता है वह सजीव है। ऐसा लगता है नहीं कि वो जन्मांत थे। उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में हुई थी और हिंदी साहित्य जगत के वे सदैव अमर रहे थे। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का एक भाग नहीं है। तो आधुनिक काल, आदिकाल, रीतिकाल और भक्ति काल तो भाग है, लेकिन पूर्व काल नहीं है। यही कारण है कि ऑप्शन 4 इज द राइट। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। जो रचनाएं पैराग्राफ में दी हैं, पैसेज में दी हैं, उनमें से अष्टछाप जो रचना है वो सूरदास की नहीं है। साहित्य लहरी, सुरसुरावली और सुरसागर है। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। यही कारण है कि अष्टछाप के कवि को 88 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं। तो याद रखना है क्योंकि उसमें सूरदास का वर्णन किया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर सूरदास, ऑप्शन 4 इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 89, सूरदास की रचनाओं में मुख्यतः कौन सा रस नहीं पाया जाता। आपको पता ही है, श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रस उनकी रचनाओं में मिलता है। विभत्स यानी डरावना, ऐसा कोई रस उनकी रचनाओं में नहीं मिलता। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 90, सूरदास के जन्मांध होने पर क्यों यकीन नहीं होता। क्योंकि उनकी रचनाओं में अत्यंत सजीवता है। यही कारण है कि उन्हें जन्मांध नहीं माना जाता। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 90। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 को। विद्यार्थियों, आपका पैराग्राफ फिर चेंज हुआ है। यहाँ पर आपका गद्यांश चेंज हुआ है और इसमें लिखा है ग्रीस अस्थाना का धूप छाई रंग एक श्रेष्ठ उपन्यास है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ जिससे आपका समय बचेगा। धूप छाई रंग उपन्यास का केंद्रीय विषय क्या है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट, युद्ध और दफ्तर। इसी तरह से विद्यार्थियों, सूक्ष्म का विलोम शब्द पूछा है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द हमेशा स्थूल होता है। दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 95। विद्यार्थियों, फिर यहाँ पर एक अलग गद्यांश दिया हुआ है और उसमें लिखा है संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। डिटेल में आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। हम क्वेश्चंस पर आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से पराजय का विलोम शब्द चुनना है। पराजय का विजय होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 97 में विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है मुंह ना मोड़ना। तो मुंह ना मोड़ने का अर्थ जो आता है वह न छोड़ना, यानी किसी चीज़ को नहीं छोड़ने के अर्थ में आता है मुंह ना मोड़ना, यानी उसके खिलाफ ना जाना, यानी उसका समर्थन करना। इसी तरह से विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 98 है, उपरोक्त गद्यांश में उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो सबसे अच्छा है संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में सेनापति वाला गद्यांश है। अवसर और विजय, क्योंकि यहाँ पर दोनों की बात की गई है, अवसर की भी और विजय की भी। यही कारण है कि क्वेश्चन नंबर 98 में ऑप्शन 3 इज द राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99, संसार क्षेत्र के में किसे विजय प्राप्त होती है। तो जब गद्यांश को हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तब आपको पता चलता है कि जो अवसर को पहचानते हैं उसी की विजय होती है। और पहली लाइन में ही ये लिखा रहा है संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। तो यहीं से ये प्रश्न उठाया गया है कि संसार क्षेत्र में किसे विजय प्राप्त होती है। तो आपको ऑप्शन 1 करेक्ट करना है, जो अवसर को पहचानते हैं। अब हिंदी का अंतिम क्वेश्चन यानी 100 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं विद्यार्थियों। अब हम हिंदी का अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रण का पर्यायवाची नहीं है। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, जत्था, क्योंकि समर, जंग और युद्ध रण के पर्यायवाची हैं, लेकिन जत्था नहीं है। जत्था बोलते हैं किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले समूह को। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हिंदी के आज हमने 100 प्रश्नों को देखा। इंग्लिश के पेपर को हम फिर से हल करेंगे और सेपरेट एक दिन उसको लेकर के आएंगे आपके लिए।
इससे वीडियो लंबा नहीं होगा और आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। जब माइंडसेट हिंदी का है तो आप हिंदी को सॉल्व करिएगा और इंग्लिश को फिर एक साथ लेकर के अलग से एक वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। जल्द ही उस पेपर को भी आपके सामने लाएंगे विद्यार्थियों। तो इस तरह आप हमारा प्रयास को कैसे जज करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है और आपको बनना है सीनियर ट्रांसलेटर तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। विद्यार्थियों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अब आपके लिए एक संदेश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का हमारा ये बैच चल रहा है पेपर 2 के लिए, लेकिन पेपर 1 को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं विद्यार्थियों। हमने तैयारी शुरू ऑलरेडी कर दी है। मैंने 4 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं जो पेपर 1 में आपके आएंगे, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार और संधि। आप उनको पढ़िए विद्यार्थियों, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लेंदी आता है, वहां पर ग्रामर पढ़ने का टाइम नहीं होगा। मैंने मात्राएं देखकर समास बता सकते हो, मात्राएं देखकर अलंकार बता सकते हो। 1 नैनो सेकंड के अंदर आप प्रश्न को पहचानेंगे और प्रश्न का कर देंगे धुआं धुआं। तो विद्यार्थियों, इतने अच्छे तरीके से मैंने केवल ट्रांसलेटर के परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थियों के पास समय कम होता है, वहां पर धन विद्या प्लस आलय, विद्यालय का संधि विच्छेद करते बाकी विद्यालय रह जाएंगे, लेकिन आप शब्द देख बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है, आप सब देकर बता देंगे इसमें कौन सा समास है, सब देकर बता देंगे इसमें अलंकार है। मात्रा देखनी है, डंडे के ऊपर मात्रा देखो और अपना अलंकार लगा दो। इससे बढ़िया ग्रामर पढ़ा और कहाँ मिलेगी विद्यार्थियों। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूं कि चारों वीडियोज को आप देखिए और प्री की भी तैयारी आपको साथ साथ करनी है, जिससे कि हम एक स्टेप आगे रह सकें। जैसे ही ये 4 टॉपिक आपके खत्म होंगे, ऐसे वाले टॉपिक खत्म होंगे, हम लग जाएंगे फिर से प्री के पेपर पर। एक सब्जेक्ट को उठा करके आपको मैं तैयारी कराऊंगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे विद्यार्थियों। और सीधा टारगेट है 2024 का अनुवादक बनने का सपना आपका पूरा होगा मेडल स्कॉलर के साथ। आशा है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया होगा। विद्यार्थियों, आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कैसा कर रहा हूं, आपको पसंद मेरा प्रयास आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं, उसमें आपका जाता क्या है? अगर आपको पसंद नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के बाद आप लाइक को बढ़ाएंगे और अपने कमेंट्स भी मुझे बताएंगे कि आपको मेरा प्रयास कैसा आ रहा है। सब्सक्राइब और लाइक करो विद्यार्थियों। अनुवादक बनने का समय आ गया है। मेडल स्कॉलर आपके हर कदम का साक्षी बनेगा। सफलता के उस शिखर पर पहुंचकर हम झंडा फहराएंगे मेडल स्कॉलर का, हम झंडा फहराएंगे आपकी सफलता का। अपने माँ बाप के सपनों का पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करिए विद्यार्थियों, क्योंकि यही वो समय है जब बाकी लोग सो रहे हैं, लेकिन मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी जाग करके अपने अध्ययन को आगे बढ़ा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।